हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी, जिसका पेपर नेम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। बीए पेपर का जल्द ही पेपर आने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर का। ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस लगभग कॉमन है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहले यूनिट का। पहले हम देखेंगे काव्य प्रयोजन से, उसके बाद फिर इसके बाद हम देखेंगे काव्य लक्षण, काव्य हेतु। धीरे धीरे करके हम एक एक वीडियो में इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए काव्य प्रयोजन से। पेपर नेम तो आप लोग जान गए, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ये हिंदी का फर्स्ट पेपर है, क्योंकि थर्ड ईयर में जो होता है फिफ्थ सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट का दो पेपर होता है, इसलिए हिंदी का फर्स्ट पेपर ये है। हिंदी का दूसरा सेकंड पेपर भी है, राष्ट्रीय चेतना और हिंदी आलोचना, ये सब है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य का उद्देश्य। कोई भी रचना निष्प्रयोजन नहीं होती है। कोई भी रचना क्या होती है? निष्प्रयोजन नहीं होती है। प्रत्येक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। काव्य रचना का सही उद्देश्य तथा इससे प्राप्त होने वाला लाभ ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। काव्य प्रयोजन कहलाता है। मतलब ये है कि जैसे जो काव्य होता है, जो काव्य के जैसे होता है, काव्य के पढ़ने से सब आनंद की अनुभूति से रस उसमें होता है, उसी प्रकार से काव्य प्रयोजन है। तो इसका अर्थ है इससे मतलब कोई भी रचना निष्प्रयोजन नहीं होती, अर्थात जैसे मतलब है इसका कि जो भी काव्य है, काव्य प्रयोजन है, उसका जो है प्रयोजन जो है नहीं होता है। प्रत्येक प्रत्येक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जो कोई भी काव्य रचना होती है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। काव्य रचना का सही उद्देश्य तथा इससे प्राप्त होने वाला लाभ ही जो काव्य प्रयोजन से जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे काव्य प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? काव्य प्रयोजन कहलाता है। हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ सबसे पहले इस पे विचार किए थे भरत मुनि ने, हमारे आचार्य भरत मुनि अपने ग्रंथ जो उनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र में, उनका ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन की चर्चा की थी। जो नाट्य शास्त्र था इसमें काव्य प्रयोजन की चर्चा की थी तथा इसको निम्न काव्य प्रयोजन में घोषित किया था। मतलब इसके कई सारे प्रयोजन घोषित किए थे कि प्रयोजन लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कौन कौन सा है वो। सबसे पहला क्या है? कोई भी काव्य प्रयोजन हो उसमें धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति, ये आठों जो प्रयोजन दिए थे भरत मुनि ने, इसमें से जब भी कोई काव्य प्रयोजन लिखेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ इसमें से होना चाहिए। इसमें आठों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वह काव्य प्रयोजन का मान्य होगा। ठीक है, ये भरत मुनि ने हमारे बताया था। चलिए आगे देखते हैं और भी आचार्यों ने क्या दिया। ठीक है, तो आगे हमारे थे आचार्य भामा। जो आचार्य भामा थे, आचार्य भामा ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कुछ 2 लाइन संस्कृत में लिखा है। धर्मार्थ काम मोक्षसु वेक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतम च साधु काव्य निबंधनम। इन्होंने कहा अर्थात काव्य की रचना जो है, हमारे भामा ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षसु वेक्षणम च कलासु च, मतलब उसका अर्थ है कि अर्थात काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तथा कलाओं में निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाती है। साथ ही वह कीर्ति एवं प्रीति यानी आनंद जो है प्रदान करने वाली भी होती है। इसका मतलब है कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इन 4 पुरुषार्थों से मिलके क्या करता है? जो कलाओं की निपुणता को उपलब्धि में निमित्त की जाती है। साथ ही वह कीर्ति एवं प्रीति, आनंद प्रदान करने वाली भी होती है। ठीक है, ये आचार्य भामा ने बताया। चलिए आगे देखते हैं और भी आचार्य हमारे क्या बताया आगे। आचार्य बामन ने भी अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि मात्र कीर्ति एवं प्रीति को ही
काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। जो आचार्य वामन थे इन्होंने दो ही प्रयोजन को स्वीकार किया है, कीर्ति और प्रीति। उन्होंने वो लिखते हैं काव्यम सद दृष्टादृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अर्थात इसका अर्थ है कि सुंदर काव्य कीर्ति एवं प्रीति का हेतु होने से दृष्ट दृष्ट यानी ऐहिक एवं लौकिक और अदृष्ट मतलब अमास्मिक फल वाला होता है, ये लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और हमारे अगले विद्वान अगले आचार्य ने वो भी अपना मत लिखते हैं। आचार्य मम्मट ने अच्छी तरह सोचकर काव्य के 6 प्रयोजन निर्दिष्ट किया है। जैसे भरतमुनि ने 8 प्रयोजन निर्दिष्ट किया था, आचार्य वामन ने 2 किया था, आचार्य मम्मट ने 6 माना है। ठीक है, वो लिखते हैं कि काव्यम यशेष अर्थिकते व्यवहार विदे शिवेतर सच्छते सदा परनिर्वृत्ते कांता पदेश युजे। अर्थात काव्य यश का जनक है, अर्थ का उत्पादक है, लोक व्यवहार का बोधक है, अनिष्ट का नाशक है। अनिष्ट का नाशक अर्थात शिवेतर छते, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, शिवेतर छते। सदाय का मतलब है अर्थात पढ़ने या सुनने के साथ ही मतलब इसका अर्थ होता है परम आनंद को देने वाला और स्त्रियोचित सरस पद्धति से कर्तव्य का उपदेश करने वाला होता है, वही क्या है, का प्रयोजन है। ये हमारे आचार्य मम्मट ने अपने विचार प्रकट किए हैं यहाँ पे। चलिए ऐसे हम देखते हैं और हमारे आचार्यों ने अपने अपने मत क्या रखे हैं। ये तो हमारे संस्कृत के आचार्य हो गए, अपने अपने मत रखे हैं। देखते हैं इसी प्रकार हिंदी के भी आचार्यों ने अपना काव्य प्रयोजन पे मत रखा है, वो भी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए, काव्य प्रयोजन पर संस्कृत आचार्यों के अलावा हिंदी के कवियों ने भी, अभी तक हम लोग जितने कवियों को देखा वो संस्कृत के कवि थे, अब हम हिंदी के कवियों के विचार भी देखते हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कीरत भनित भूत भली सोई और सुरसर सम सबकर हित होई। ये हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है काव्य प्रयोजन के उपलक्ष्य में। अर्थात काव्य जो सुरसर के समान हित प्रदान करने वाला है होना चाहिए, तथा कविता जो है परोपकार के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार या वैसे ही काव्य भी उसके हित के, सबके हित के लिए होना चाहिए। ये हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मतलब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं काव्य प्रयोजन के ऊपर कि कीरत भनित भूति भली सोई और सुरसर सम सबकर हित होई। अर्थ आपको बता ही दिया हूँ। चलिए और देखते हैं। अगर हम इस वीडियो को आपको तेज़ी से तेज़ी कर रहे हैं ताकि आपके पेपर में आने से पहले आप लोग अच्छे से पढ़ें। और इसका फुल नोट्स अगर आपको पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे सेफ करियर के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको PDF में वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए और देखते हैं। जायसी ने, अब हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि थे, हिंदी कवि, उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने जो उनका रचना था पद्मावत आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा आगे BA फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, 12th में भी पढ़ा होगा। पद्मावत, रानी पद्मावत थी। ठीक है, उसमें लिखा है काव्य प्रयोजन में, संदर्भ में लिखा है उन्होंने कि ओ मन जान कवित उस अस कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चीन्हा धन सोई जस कीरत जासु फूल मरे पे मरे न बासु। ये कह रहे हैं कि मतलब ओ मन जान कवित उस कीन्हा, अर्थात कविता जो या काव्य यही बताता है कि हमारी पहचान रह जाएगी, क्योंकि व्यक्ति हमेशा वही नहीं रहता है। इसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। तो वो बता रहे हैं, अपने पंथ के माध्यम से बता रहे हैं कि मतलब शरीर को एक दिन सब लोग त्याग देंगे, लेकिन उनकी लिखी हुई कविता को या कविता उनकी अजर अमर रहेगी, उससे उनकी पहचान बनी रहेगी। वो इस पंथ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। अर्थात या फिर फूल, जैसे यहाँ लिखा था, धानी सोई जस कीरत जासु,
फूल मरे पे मरे न बासु, अर्थात फूल मर जाते हैं परंतु उसकी सुगंध जो है नहीं मरती है, उसकी सुगंध क्या है, नहीं मरती है। उसी प्रकार जैसे बताएं कि शरीर मनुष्य शरीर अपना त्यागता है किसी किसी समय पर, किसी समय की अवधि पर, एक समय की अवधि पर वो अपना शरीर त्याग देता है, लेकिन उसके किए हुए काम या फिर उसके लिखे हुए कविता काव्य हमेशा क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये बता रहे हैं फूल का उदाहरण देके कि फूल क्या होते हैं, मर जाते हैं पर उसके सुगंध कभी नहीं मरते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और काव्य प्रयोजन पर रीतकालीन कवियों ने भी कुछ विचार किया है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले रीतकालीन जो कवि थे हमारे कुलपति मिश्र ने इस संदर्भ में लिखा है कि जस संपत्ति आनंद अति दुर्तन डारे खोई, होत कवित ते चतुरई जगत राम वस होई। इसी प्रकार रीतकालीन कवियों में आचार्य देव जो थे, आचार्य देव, इन्होंने भी अपने मत काव्य प्रयोजन पे रखा है। हम बहुत स्पीड से ही चल रहे हैं, हमको पता है कि पेपर बस आने वाला है, इसलिए हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ तक आपको ये वीडियो उपलब्ध कराएंगे और बहुत लंबी वीडियो ना हो इसलिए हम तेज़ी के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और हमारे आने वाले कल की वीडियो में हम काव्य लक्षण पढ़ाएंगे, काव्य लक्षण बताया जाएगा, उसके फिर आने वाले में काव्य हेतु। आपको स्क्रीन पर पहले दिखा दिया गया था कि सिलेबस में जो है एक एक लाइन से हम एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे बेसिक से आपको एक एक पॉइंट तैयार कराया जाए, ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर मिले। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए आचार्य देव का भी देखते हैं। आचार्य देव ने भी कविता के माध्यम से अमर होने को काव्य प्रयोजन बताया है। जो हमारे आचार्य देव थे एक कविता के मतलब माध्यम से क्या बताया कि अमर काव्य प्रयोजन बताया। ठीक है, अमर होने का। ये लिखते हैं अपने रचना पंत में लिखते हैं, रहत घर न वर धाम धन तरवर सरवर कोप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। अर्थात जैसे जो घर का ही धान धन बनाता है, तरवर सर कोप सब शरीर जग में अमर रहते हैं, उसी प्रकार जैसे शरीर तो जग में अमर नहीं रहता है लेकिन उसके किए हुए कार्य जग में अमर रहते हैं, उसी प्रकार जो काव्य होता है भव्य काव्य वो रस के रूप के समान अति काव्य के रस के रूप के समान होता है, वही काव्य प्रयोजन है। हम लोगों ने यहाँ तक बड़ी ही तीव्रगत से अच्छे से एक एक पॉइंट आपको बताया है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका निवारण अवश्य करेंगे। और आपको कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताएं। हमारे अगली वीडियो में फिर काव्य लक्षण के बारे में हम बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम उसको ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम काव्य हेतु ऐसे 2 मिनट, बहुत समय नहीं लगेगा, हम आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर आए, आप अच्छे से अच्छा लिखें, यही हमारा उद्देश्य है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो हमारे चैनल पे मिलता रहे। धन्यवाद।